नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को दिन में बता दिया गया था, आज हमारा टेस्ट होगा। तो शाम के 8 बज चुके हैं और आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएं और वो तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। तो आज ये हमारा कौन सा टेस्ट है? तो ये 10 नंबर का हमारा टेस्ट होगा। इससे पहले 9 टेस्ट पेपर हम लोग आपको करा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टेस्ट का क्या है? ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से चला? जो ऑपरेशन फ्लड आप लोग समझते हैं किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो दुग्ध क्रांति आपकी हुई थी उसी का ये पूछ रहा है, प्रथम चरण कब से चला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 10 सेकंड में आप लोग बता देंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लगाएंगे। और आप लोगों को इसका जवाब कैसे देना है? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का अगर राइट आंसर ए है तो फर्स्ट का राइट आंसर ए आप लोग लिख देंगे, या पहले का ए सही है, ऐसे आप लोग लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर कोई लोग पीछे रह जाते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों का आंसर बाद में आ पाता है। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, इसमें 88 क्वेश्चन आपके हैं। तो 88 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन इस टेस्ट में रखे गए हैं और आप इसमें से बताएंगे कितने आपके सही हैं। अगर 80 तक आप लोगों के सही आ रहे हैं तो आप लोग अच्छी अभी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1970। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम जो चरण था, मतलब ये कब से चला था? तो 1970 से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? हृदय नारायण दीक्षित, सुमित्रा महाजन, अमीर खुसरो या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आप लोग अगर आ रहा होगा तो आप लोग बता देंगे। 10 सेकंड का केवल आपको समय मिलेगा, उसके बाद हम इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो टाइम आपका ओवर हो गया है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो मॉडल पेपर हम आपको कराते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम आपको कराते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते रहेंगे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1870 में, 1872 में, 1884 में या 1874 में? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 10 सेकंड आपके लिए, उसके बाद फिर इसका आंसर हम लगाएंगे। और चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। भारत में प्रथम जनगणना ज़्यादातर लोगों को पता होगा 1872 में हुई थी। ठीक है, प्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज है, रॉकी है, हिमालय है या सभी? तो इसका आंसर आप लोग देंगे। और चलिए, टाइम आपका ओवर है और इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी आपके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं और कल से आपका एक TKPPL शुरू हो रहा है, तो सुबह उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग सभी लोग आएंगे और अब आपका टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है पेपर का, कभी भी आपकी डेट आ सकती है और आप लोग अब अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर अभी आप लोगों ने ढील डाल दी अपनी पढ़ाई में तो आप लोग, कुछ लोग पहले कोरोना की वजह से भी रह गए होंगे, इस बार वो फिर दोबारा ना रह जाएं। ठीक है, मतलब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। थ्योरी की क्लासेस हो गई हैं, जिन लोगों ने थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो थ्योरी की क्लासेस देख लें। उसके बाद ये हमारे मॉडल पेपर वगैरह कर चलाए जा रहे हैं। कल से हमारा द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, तो आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर की यहाँ से जुड़ के। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, जो आपको अगर नहीं आता है तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में GST किस संविधान संशोधन के तहत किया गया?
मतलब भारत में जीएसटी कब आया, कौन से संविधान में संशोधन करके आया, 101, 102, 103 या 104? चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या है, 101, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट है। 10 सेकंड का केवल समय आपको मिलेगा, उसमें आप लोग अगर आ रहा होगा तो आप लोग उसका आंसर दे देंगे और नहीं आ रहा होगा तो आप लोग उसको लिख लेंगे और आंसर जब हम इसमें सही करें तो आप लोग उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग जितना कॉपी और पेंसिल वाला मतलब कॉपी और पेन वाला काम करेंगे उतना ही आप लोग सिलेक्शन के पास जाते रहेंगे, मतलब जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। हैंड रिटन प्रैक्टिस अगर जितनी आप लोग ज़्यादा कर लेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो सारनाथ के स्तंभ में किसका उल्लेख किया गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है, सारनाथ के स्तंभ में किसका उल्लेख किया गया है, तो अशोक का, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, मतलब एरिया वाइज इसमें पूछा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछा है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, एरिया वाइज सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, जूनागढ़, जम्मू, लद्दाख या इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर लोकसभा का सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को इस साल आ सकता है क्योंकि इसका राइट आंसर लद्दाख है, ठीक है। और लद्दाख को अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ठीक है। 2 साल पहले मतलब जब जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद था वो हटे थे तो तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को भी उस समय यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही है, लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पहला व्यापारिक उर्वरक है, मतलब सबसे पहले किसका व्यापार किया गया था, कौन सा उर्वरक था वो, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फर या इनमें से कोई नहीं? सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के पेपर में, तो ये आप लोग अच्छे से करें और बताएं। तो सबसे पहला व्यापारिक उर्वरक कौन था, सिंगल सुपर फॉस्फेट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 14 बड़े व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, 15 जुलाई 1969 और 19 जुलाई 1969, 23 जुलाई 1968, 3 को जो हैं आपके इसी में से एक आंसर मिल जाएगा। तो 10 सेकंड का समय आपके लिए है, उसके बाद इसका आंसर हम लगाएंगे। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, तो बी आंसर इसका राइट है, 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन, प्राइमिंग और डीसकरिंग की क्रिया किस प्रकार की तंबाकू में नहीं की जाती है, प्राइमिंग और डीसकरिंग की क्रिया किस प्रकार की तंबाकू में नहीं की जाती है? ऑप्शन, हुक्का तंबाकू में, सिगरेट तंबाकू में, बीड़ी तंबाकू में या लपेटने वाली तंबाकू में? तो इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग इसको नोट कर लेंगे, लपेटने वाली तंबाकू में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। जो भूप्रपटी होती है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या सही होगा आप लोगों का, इसमें आंसर सी सही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पढ़िए छिड़काव किस उर्वरक का किया जाता है? सब आप लोग 10 सेकंड का समय है, ऑप्शन देख लेंगे, डीएपी, एसएसपी, यूरिया और सीएएन, किसान खाद इसको ही बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा उर्वरक का इसी का छिड़काव किया जाता है। नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है, नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? प्रवाह, क्यारी विधि या आपकी अंगूठी विधि या इनमें से कोई नहीं? आप लोग ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, इन्हीं में से इसका आंसर है।
ठीक है, तो आप लोग 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग लगाएंगे। गेहूँ, नहर से गेहूँ की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? तो अंगूठी विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अंतः कृषि किया जाता है। अंतः कृषि किस किया जाता है मतलब अंतः कृषि से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देखेंगे और आंसर देंगे। अंतः कृषि, इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी में हवा का संचार हेतु, मतलब अंतः कृषि क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। अंतः कृषि क्यों किया जाता है मतलब मिट्टी में हवा का संचार हेतु, घास उखाड़ने हेतु, समतल करने हेतु, या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी इसका राइट आंसर है। जो अंतः कृषि क्रियाएँ की जाती हैं वो घास उखाड़ते हैं तो उससे हमारा मिट्टी में वायु का संचार हो जाता है, तो और समतल करने के लिए भी हम अंतः कृषि क्रियाएँ करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौध वृद्धि हेतु उचित भूमि है। पौधे की वृद्धि हेतु या पौध वृद्धि हेतु उचित भूमि कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे आप लोग। बलुई भूमि, दोमट भूमि, दोमट चिकनी या चिकनी। 10 सेकंड का टाइम है आपका और आप लोग इसका आंसर देंगे। पौध वृद्धि हेतु उचित भूमि इनमें से कौन सी है? तो आपका टाइम ओवर हो गया है और दोमट भूमि इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ज्वार को कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। ज्वार को कैमल क्रॉप के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि गहरी जड़ प्रणाली के कारण, सूखा प्रतिरोधकता के कारण, उथली जड़ प्रणाली के कारण, या सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसको सही से बताएंगे, आंसर इसका सही से बताएंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे इसका आंसर क्या है। ज्वार को कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें सूखा प्रतिरोधकता की क्षमता होती है, सूखा को सहन कर सकती है ये, इसलिए इसको कैमल क्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुवाई के 15 से 20 दिनों बाद कौन सा शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन और ब्यूटाक्लोर या मेटाक्लोर। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु मतलब बीड कंट्रोल के लिए सोयाबीन में 15 से 20 दिनों बाद कौन सा हम लोग शाकनाशी का यूज करते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? हमारा फ्लूक्लोरालिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तिल का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तिल का ओरिजिन प्लेस क्या है? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया। तिल का उत्पत्ति केंद्र क्या है? आपका टाइम ओवर हो गया है। तिल का उत्पत्ति केंद्र आपका भारत है। ठीक है, तिल का उत्पत्ति केंद्र आपका क्या है? भारत है। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन की कमी से पौधे के किस भाग का सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं? मतलब नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए किसी पौधे में तो उसके कौन से भाग पर सर्वाधिक सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर, ऊपरी भाग पर, या सभी पत्तियों पर, या इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन की कमी से पौधे के किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देता है? तो किसका लक्षण दिखाई देता है सर्वप्रथम, कौन से भाग पर? आप लोगों का टाइम ओवर हो गया है, तो पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, मतलब अगर नाइट्रोजन की कमी है किसी पौधे में तो उसकी जो पुरानी पत्तियां होंगी उनमें सबसे पहले उसका लक्षण दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मुरझा जाएंगी वो पत्तियां, तो आप लोग समझ सकते हैं। डेपोंग विधि से मतलब डेपोंग विधि आप लोग पता है किससे संबंधित है? तो डेपोंग विधि का संबंध किससे है? हमारा राइस क्रॉप से। ठीक है, डेपोंग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए चावल की पौध तैयार करने हेतु कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? मतलब एरिया यहाँ पे पूछा गया है, कितने एरिया की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर, हमारे 1 हेक्टेयर खेत में इसका डेपोंग विधि से फसल तैयार करने के लिए हमें कितने मीटर स्क्वायर एरिया में इसकी पौध डालनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन है आपका, अच्छे से दीजिए इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ठीक है, 2018 का जब आप लोग अभी हम लोग कराएंगे कुछ दिनों बाद प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, 2014 से और ये 19-20 तक, तो आप लोग उसमें देखेंगे। डेपोंग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए चावल की पौध तैयार करने के लिए आपको कितने वर्ग जो है मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है? तो आपको 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है।
भारतीय गाय में गुणसूत्र कितना पाया जाता है? भारतीय गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50, 60, 70, 80। तो ये तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। भारतीय गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी गाय की नस्ल है। भारत की सबसे बड़ी गाय की नस्ल कौन सी है? साहिवाल, नागौरी, हरियाणा या काकरेज? तो जब आपको गाय पढ़ाया गया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि भारत में गाय की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो हमने आपको क्या बताया था? काकरेज। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों में मांस के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। विदेशों में मांस के लिए जो नस्ल पाली जाती है वो कौन सी होती है? चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। तो इसमें अंगोल, ठीक है, अंगोल या ओगोल, ये कहाँ पे पाली जाती है? तो ब्राज़ील में। ठीक है, ये ब्राज़ील में मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है, ये भारतीय गाय की प्रसिद्ध जो विदेशों में गाय के लिए प्रसिद्ध, जो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? अंगोल या ओगोल। ये कहाँ पे पाली जाती है? तो ब्राज़ील में। आगे चलते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ, फैन, मटन या चेबन? तो गाय के मांस को सभी लोगों को पता होगा, बीफ कहते हैं। ठीक है, गाय के मांस को क्या हम लोग कहते हैं? बीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खेत में गहरी गुड़ाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुदाल का, खुरपी का, फावड़ा का या सींहों का? आपका टाइम केवल 10 सेकंड का होता है और 10 सेकंड में आप जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आता होगा तो 10 सेकंड से ज़्यादा आपको उसमें नहीं लगेंगे, एक आध क्वेश्चन छोड़ के जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। और खेत में गहरी गुड़ाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं। ये आपके इंजीनियरिंग का सवाल है, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, डायनमोमीटर में डायल कितने भागों में बटा होता है? डायनमोमीटर में डायल कितने भागों में बटा होता है? 5, 10, 15, 20? चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। केवल 10 सेकंड का समय है। और डायनमोमीटर में डायल कितने भागों में बटा होता है? 5, 10, 15, 20? टाइम आपका ओवर हो गया है। तो डायनमोमीटर में डायल कितने भाग में बटा होता है? 20 भागों में बटा होता है। तबेदार हैरो में डिस्क कोण बना होता है। तबेदार हैरो में डिस्क कोण कितने डिग्री का बना होता है? 45 डिग्री का, 42 डिग्री का, 40 डिग्री का या 20 डिग्री से? यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20 डिग्री से अधिक। ठीक है, 20 डिग्री से ज़्यादा। तो अब इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए, टाइम आपका ओवर। तो तबेदार हैरो में डिस्क कोण किसका बना होता है? तो 45 डिग्री का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। और सबसे भारी कल्टीवेटर है, इसमें सबसे भारी कल्टीवेटर कौन सा है? कानपुर कल्टीवेटर, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर, वाहवाह कल्टीवेटर या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो 11 सब्जेक्ट होते हैं तो 11 सब्जेक्ट के आपके इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है आपका उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से जीएस के, एग्रोनॉमी के और अभी एनिमल हस्बेंड्री के, और उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग पे आ गए हैं। इन सब के हम लोग कर चुके हैं। आगे देखते हैं किसका है। तो इसका राइट आंसर किसका कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका वाहवाह कल्टीवेटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अगर नहीं आ रहा होता है तो लिख लिया करिए। ठीक है, सबसे भारी कल्टीवेटर कौन सा है? तो वाहवाह कल्टीवेटर। अगला क्वेश्चन, कुट्टी काट जो मशीन होती है कुट्टी काटने वाली, इसका गतिपाल पहिया किसका बना होता है? कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल पहिया किसका बना होता है? जिस सब्जेक्ट की भी आपकी क्लासेस बची हुई हैं वो भी हम आपकी अभी कवर कराएंगे। ठीक है, तो जो और प्रोग्राम चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो हमारा थ्योरी का कोर्स थोड़ा बहुत बचा है वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। जितना आपको मिल गया है मैटर वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, जितना आपको मैटर मिल गया है वो आप लोग उसको रिवाइज करते रहेंगे। कुट्टी काटने वाली मशीन का जो गतिपाल पहिया होता है वो किसका बना होता है? तो ढलवा लोहे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? आप लोगों को भी पता होगा, नीरेनबर्ग ने। ठीक है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग ने की थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,
तो आप लोग इनको अच्छे से याद करते रहेंगे। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। 10 सेकंड का टाइम और आप लोग इसका आंसर देंगे। एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। तो एग्रोहिस्टोलॉजी में हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। घासों के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, एग्रोहिस्टोलॉजी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में से आपका एक राइट आंसर है। तो आप लोग 10 सेकंड के टाइम में और इसका राइट आंसर लगाएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर या एडवर्ड जेनर। तो आप लोग बताएंगे। ज़्यादातर लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, मध्य पटलिका किसका बना होता है, मतलब जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का या मैग्नीशियम पैक्टेट का या पोटेशियम पैक्टेट का। और जो चौथा आपका ऑप्शन है वो ए एंड बी बोथ, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। चलिए 10 सेकंड का टाइम आपका और उसके बाद इसका राइट आंसर देखते हैं। तो आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। जब हमने आपको अभी पढ़ाया था सेल वाला चैप्टर, उसमें हमने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था। तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं बॉटनी की, बॉटनी का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो लोग थ्योरी वाली क्लासेस ज़रूर देखें अगर अपनी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो, ठीक। चलिए 35 क्वेश्चन, कोशिका कला की पूरी मोटाई कितनी होती है, कोशिका कला की पूरी मोटाई कितनी होती है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, 100 से 200 एंगस्ट्रॉम, 120 से 130 एंगस्ट्रॉम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग आंसर दीजिए। कोशिका कला की पूरी मोटाई कितनी होती है, तो हमने आपको बताया था 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके कर ले रहे हैं जिससे कि आप लोग रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम आपको मिलता रहे। किसी द्रव का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना, अधिक सांद्रता नहीं है यहाँ पे, सांद्रता ही है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ये लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। किसी द्रव का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है। तो ये जब हमने आपको परासरण की डेफिनेशन लिखाई थी तो बिल्कुल डेफिनेशन उसकी यही थी, ठीक है, मतलब किसी द्रव का कोई भी आपका लिक्विड है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है तो उसको हम लोग परासरण कह लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु है, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं। राइजोबियम जीवाणु है, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू हो गया है और 10 सेकंड केवल हैं आपके पास, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए। राइजोबियम जीवाणु होता है, चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है, ये परपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषी नहीं होता है, ये परपोषी होता है। स्वपोषी परपोषी आप लोग समझते होंगे ना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को किसने आवश्यक बताया, मतलब जो फोटोसिंथेसिस क्रिया थी, आपको फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में CO2 आवश्यक होता है, ये किसने बताया था। तो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर देंगे। 10 सेकंड का केवल टाइम है। चलिए इसका राइट आंसर आपका मोल ने बताया था, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है, ठीक है, निम्न में कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम जब हमने आपको बताया था तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन सा पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, वो सब हमने आपको पढ़ा रखा है। तो उसी का ये क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे निम्न में कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है। तो कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है इसमें, कूट चक्रक, ठीक है, कूट चक्रक आपका विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है। 40 क्वेश्चन, 17 प्रकार के राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ किसकी बनी होती हैं। तो आप लोग इसका 10 सेकंड में जवाब देंगे। और जो लोग अभी दिन में हमारी वीडियो आई थी वो लोग नहीं देखें तो वो लोग वो वीडियो देखें, और जो लोग देखें उसको तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमको भी उस थोड़ा बहुत उसका मोटिवेशन मिले
कि आप लोग कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं 11th 12th में, या आप लोग 1 साल का गैप करके आए हैं, आप लोगों के ग्रुप बने होंगे तो उसमें वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, ये मॉडल पेपर कराया जाता है, ये वीडियो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जो भी हमने आपको चैनल पे पढ़ाया है वो सारी की सारी वीडियो आप लोग शेयर करते रहेंगे, जिससे कि और बच्चे आपके साथ वाले आ जाएं तो और अच्छा पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना करेंगे हमारे लिए, हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को भी कुछ करें। तो इसका आंसर क्या होगा? 70S राइबोसोम। इसमें 70S राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ किसकी बनी होती हैं? तो 50S + 30S। ठीक है, 50S + 30S की बनी होती हैं। ठीक है, और इसमें इसका राइट आंसर तो कोई है नहीं, इनमें नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड्डी को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? हड्डी को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हड्डी को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? तो टेंडन कहलाता है। ठीक है, हड्डी को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, हीमोफीलिया, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को आता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त वर्ग ए में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? रक्त वर्ग जो ए होता है इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो रक्त वर्ग ए में हमारी बी एंटीबॉडी पाई जाती है, वो भी स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल बी एंटीबॉडी आपकी पाई जाती है जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप बी होता है इसमें हमारा ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, स्मॉल ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस स्त्री के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? 10 सेकंड का टाइम है आपका, आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर इसका देंगे। निम्न में किस स्त्री के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? हाथी के, मनुष्य के, ऊंट के, या सभी? तो आप लोगों को पता होगा, ऊंट का जो स्त्री होती है उसमें आरबीसी, उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबा लीबिया किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? खरगोश, सारस, शुतुरमुर्ग, या कबूतर? आपका टाइम ओवर हो गया है। कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो कबूतर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेढक के किस पैर में मैथुन गद्दियाँ पाई जाती हैं? मेढक के किस पैर में मैथुन गद्दियाँ पाई जाती हैं? 10 सेकंड का टाइम। अगले पैर में, पिछले पैर में, दोनों पैर में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। मेढक के किस पैर में मैथुन गद्दियाँ पाई जाती हैं? तो अगले पैर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी का वर्ग क्या है? मधुमक्खी का वर्ग क्या है? आइसोपटेरा, हाइमेनोपटेरा, लेपिडोपटेरा, या इनमें से कोई नहीं? मधुमक्खी का वर्ग क्या होता है? चलिए, आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया। मधुमक्खी का वर्ग क्या होता है, मतलब कौन से ग्रुप में इसको रखा गया है, या आप लोग इसको बोल सकते हैं तो हाइमेनोपटेरा में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस में सेलुलोज पाचन करने की क्षमता होती है? इसमें से सेलुलोज पाचन कौन कर लेता है? रेशम कीट, दीमक, मधुमक्खी, या केंचुआ? तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होता है। अगर किसी भी लकड़ी में दीमक लग जाती है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उसमें लकड़ी में ये छेद तक कर देती है। ठीक है, तो ये उसका पाचन कर लेती है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन कौन करता है? और सेलुलोज आपको पता है जो आपकी प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है, और प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर कोई लकड़ी होती है वो प्लांट से ही बनती है, तो उसमें दीमक लग जाती है तो वो उसका पाचन कर लेती है, जिसकी वजह से लकड़ी आपकी कमज़ोर हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीता कृमि का प्रथम पोषण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
एक प्रथम पोषण और द्वितीय पोषण, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। फीता कृमि का प्रथम पोषण आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रथम पोषण इसका मनुष्य होता है। ठीक है, और द्वितीय पोषण कौन सा होता है, तो सुअर होता है। ठीक, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फीता कृमि का प्रथम पोषण पूछा जाए तो मनुष्य होता है, और द्वितीय पोषण अगर पूछा जाए तो सुअर होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, फीता कृमि का द्वितीय पोषण होता है तो सुअर। एस्केरिस एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है? एस्केरिस एक दिन में लगभग कितने अंडे दे देती है? तो एक दिन में लगभग, ये आपका टाइम शुरू हो गया है। चलिए, आपका टाइम जो है वो 10 सेकंड हो गए, और इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्केरिस एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे देती है। ठीक है, एस्केरिस एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे देती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें कैसी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। ध्वनि तरंग क्या हैं? तो आप लोग इसमें एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा, ये 3 में ही आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आपको बता दें, इसका राइट आंसर सी होगा। आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक आप लोग को पता होना चाहिए, प्रकाश होता है। ठीक है, एक प्रकाश होता है और एक आपका ध्वनि होता है। ठीक है, ध्वनि मतलब जिसमें धा पहले आ जाए, मतलब ध्वनि है। तो अब ये 2 इधर तरंगें होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ कौन सी है? प्रकाश की। यहाँ पे प्र आ गया, यहाँ भी प्र है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रस्थ में प्र। ठीक है, अब ध्वनि तरंगें कैसी हैं? तो अनुदैर्ध्य, यहाँ भी आधा धा है और यहाँ भी आधा धा है। तो ऐसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो ध्वनि तरंगें हैं वो कैसी हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और यांत्रिक तरंगें हैं। और अगर प्रकाश तरंगें यहाँ पे पूछा होता क्वेश्चन के प्रकाश तरंगें हैं, तो प्रकाश तरंगें कैसी हैं? आप लोग यहाँ पे ट्रैक काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्र है तो यहाँ पे भी प्र है, अनुप्रस्थ। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं, तो अनुप्रस्थ हैं। ठीक है, और ये जो ध्वनि तरंगें हैं ये अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन, सोनार तरंगों की आवृत्ति होती है। सोनार तरंगें जो होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20 किलो के मध्य, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो इस सोनार की जो आवृत्ति होती है, सोनार रेडिएशन जो होती है, मतलब सोनार तरंगें होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना, मतलब सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखेंगे। जब किसी पिंड को, मतलब यहाँ पे एक कोई बॉल है, इसको ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और तब इसमें क्या होता है? ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे कोई बॉल है, इसको ऊपर फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर, तब इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन आप लोग देखेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पहला ऑप्शन क्या है? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है। तीसरा आप लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। और चौथा, इसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, मतलब इसमें ऊर्जा के बारे में आपको बताया गया है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर की तरफ जाने से आपका जो है 2 कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। जब जैसे कोई बॉल है, इसको हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है? इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो घटती हुई जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब आप लोग स्पीड से फेंकेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ पे जाएगी वहाँ पे आप लोग गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा ये। ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, मतलब कोई चीज़ रुकने के चांस होते हैं ना, तो वो बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा आपसे पूछे तो गतिज ऊर्जा क्या करेगी? वो घटती है। अब आप लोग गतिज का मतलब गति से समझ सकते हैं, जो गति होगी ऊपर जाएगी तो वो उसकी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे रुक जाएगी और फिर वहाँ से नीचे आना शुरू कर देगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना शुरू कर देगी, या अर्थ की ग्रेविटी के कारण। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो वो रुकने के चांस, जैसे स्थित हो जाए, एक ही जगह स्थित हो जाए मतलब रुक जाए, तो रुकने के चांस इसके बढ़ते जाएँ, मतलब
स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा ऊपर जाने पर घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे गतिज ऊर्जा ऊपर जाती है तो घटती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कैसे हम लोग प्रतिरोध वगैरह निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, विद्युत चालकता किस में मापी जाती है। विद्युत चालकता मापी जाती है, आप लोग देख लिए होंगे, विद्युत चालकता मापी जाती है। अब आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, और अमीटर द्वारा, वोल्ट द्वारा, मीटर सेतु द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, मीटर सेतु द्वारा। ठीक है, मीटर सेतु द्वारा विद्युत चालकता किस में मापी जाती है, मीटर सेतु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी तरंगें गैस में उत्पन्न नहीं होती हैं। इनमें से कौन सी तरंगें गैस में उत्पन्न नहीं होती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स के भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम आज लेकर आए हैं। तो इनमें से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती नहीं होती हैं गैस में, अनुप्रस्थ, अंधैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अंधैर्घ्य दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो गैस में उत्पन्न नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, गैस में उत्पन्न हम लोग अनुप्रस्थ तरंगों को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो अब ये किस घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। विवर्तन द्वारा, ध्रुवण द्वारा, परावर्तन द्वारा या अपवर्तन द्वारा। 10 सेकंड का टाइम आपका, उसके बाद आप लोग इसको, अगर जिसको नहीं आता है वो लोग इसको नोट करके और आंसर लगा लेंगे। तो ये किस घटना से सिद्ध होता है, तो ध्रुवण की घटना से। ठीक है, अब ध्रुवण की घटना क्या है ये हम आपको बताएंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे। अभी तक विभव प्रवणता का मात्रक है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर क्यूब। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग कहते थे कि आप बहुत सिंपल क्वेश्चन लाते हैं, तो उन लोगों को बता दें, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आपका आता है एग्जाम में भी, और हम लोग भी यहाँ पे मॉडरेट आपका रिवीजन कराते, मॉडरेट आपका प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बना करके ही आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे भी। तो कहीं पे भी आपको कुछ क्वेश्चन सरल मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, 1 किलोवाट हावर किसका मात्रक है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 2 बार हम इस क्वेश्चन को ला चुके हैं इससे पहले। तो 1 किलोवाट हावर किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ये भी क्वेश्चन हम आपको पिछले पेपर में करा चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो इसका मान आप लोग याद कर लिए होंगे, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, इसका राइट आंसर, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज की नर्सरी तैयार होती है, प्याज की नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, 1 से 2 सप्ताह में, 3 से 4 सप्ताह में, 7 से 8 सप्ताह में, या 9 से 10 सप्ताह में। तो प्याज की नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है, आप लोग बताएंगे। तो प्याज की नर्सरी आपकी 3 से 4 सप्ताह में तैयार होती है। अगला क्वेश्चन, प्याज में पीले रंग का कारण क्या है, प्याज में पीले रंग का कारण क्या है। आप लोग ऑप्शन देख लेंगे और बताएंगे। एल्लिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एल डाइसल्फाइड, डाईमेथाइल सल्फाइड या क्यूरेस्टीन। तो प्याज में पीले रंग का कारण क्या होता है, क्यूरेस्टीन के कारण। अगला क्वेश्चन, होप्टेल होता है, होप्टेल
किसकी कमी से या किसकी अधिकता से होता है? तो हेप्टेल आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ये किस में होता है? फूल गोभी में, ठीक है। किस में होता है पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो हेप्टेल होता है वो किस में होता है? हेप्टेल एक रोग होता है, ये आपकी मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। हेप्टेल आपका मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, खरीफ प्याज की प्रजाति इनमें से कौन सी है? N53, अर्का प्रगति, एग्री फाउंड डार्क रेड या सभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, सभी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, आप लोग इनको याद कर लेंगे, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपका वैरायटी का आ जाता है। तो खरीफ प्याज की ये तीनों ही प्रजाति हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। खरीफ प्याज की प्रजाति ये तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लीची का प्रवर्धन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? लीची में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं आप लोग बताएंगे? तो लीची में प्रवर्धन आप लोगों को पता होगा, एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। एयर लेयरिंग या गूटी इसको हिंदी में बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंगन की बीज दर, बैंगन की बीज दर कितनी होती है? बैंगन की सीड रेट, ये सब क्रॉप हम आपको करा चुके हैं, तो आप लोग अगर याद नहीं किए हैं तो आप कब याद करेंगे? आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग याद नहीं करेंगे तो आपके साथ वाले याद करके और एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर देंगे, आप लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए इसको याद कर लीजिए। बैंगन की बीज दर हमने आपको बताई थी कितनी होती है, तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल आपके 88 क्वेश्चन हैं इसमें। पपीते का मूल स्थान, मतलब मूल स्थान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन प्लेस, ठीक है। ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? पपीते का ओरिजिन प्लेस आप लोगों को पता होगा, ईस्ट अफ्रीका अमेरिका, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल अमेरिका इसका राइट आंसर है। पपीते का ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका। मूली का बीज दर कितना होता है? हॉर्टिकल्चर में 3-4 क्वेश्चन आपके बीज दर से ही आते हैं, तो बीज दर आपको पता होनी चाहिए। मूली की बीज दर कितनी होती है? 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। मूली की बीज दर कितनी होती है? 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी मेकर किसकी प्रजाति है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रजाति है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। मनी मेकर किसकी प्रजाति है? आलू की, टमाटर की, बैंगन की या मिर्च की? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मनी मेकर टमाटर की इम्पोर्टेंट प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब खास किसकी प्रजाति है? इम्पोर्टेंट प्रजाति ये भी है, आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। गुलाब खास किसकी प्रजाति है? आम की, केला की, पपीता की या लीची की? आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है और आप लोग इसका आंसर देंगे। तो गुलाब खास किसकी वैरायटी है? आम की, ठीक है, आम की गुलाब खास एक इम्पॉर्टेंट प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त साड़ी में, आवर्त में मतलब आवर्त साड़ी जो आप पढ़े हैं इसमें एक आवर्त होता है, ठीक है, मतलब एक पीरियड होता है और एक ग्रुप होता है। तो इसमें क्या बात किया गया है? पीरियड की, मतलब आवर्त की। आवर्त साड़ी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति में क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब हम लोग आवर्त साड़ी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इसके ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है? इसमें बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे। जैसे आवर्त साड़ी में ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन उसमें जोड़ दो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक है और एक हीलियम है, तो इसमें अगर ऑक्साइड इसका बनाना है तो O जोड़ दो, मतलब ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, हीलियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिथियम है तो इसमें O जोड़ दोगे। तो इसमें ये पूछ रहा है, मतलब इसके ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? कोई आवर्त साड़ी, इसमें आवर्त में, ठीक है, ग्रुप में की बात नहीं की गई है, पीरियड की बात की गई है, मतलब आवर्त की बात की गई है, इसमें वर्ग की बात नहीं की गई है। अगर आवर्त में आप लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो उसके ऑक्साइड की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन। आवर्त साड़ी में बाएं से दाएं जाने पर धातुएं गुण क्या होता है? मतलब अम्लीय प्रवृत्ति तो बढ़ती है, अब इसमें पूछा गया है कि उसका धात्विक गुण कैसा होता है, मतलब उसका धात्विक गुण कैसा होता है। जब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो आप लोगों को पता है अधातु का गुण बढ़ेगा,
ठीक है। अम्लीय प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो अधातु का गुण बढ़ेगा, तो धातु का गुण कम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब आवाज साड़ी में आप लोग अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण घटता जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सत्य है, इनमें सत्य क्या है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है इनमें से सत्य कौन सा है। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मतलब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, धातुओं के ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है क्षारीय, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। एक आपका ऑप्शन ये है। दूसरा, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। दूसरा, उपधातुओं, यहाँ पे उधातुओं नहीं है, उप है, ठीक है। एक आध मिस्टेक हो जाती है, तो उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये चारों ही आपके, तीनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। जो धातुएं होती हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बना दिया कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय क्षारीय, ठीक है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बताएंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है, और उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत का मसूड़ा जो होता है किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। ये दो क्वेश्चन आपको, इन दोनों में से ही आपका राइट आंसर है। यहाँ पे 50-50 आपका कर दिया गया है, तो दो क्वेश्चन, दो आपके ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आंसर है। आप लोग इसको शेयर करते रहें जिससे कि और भी लोग यहाँ पे देखने आ सकें, ठीक है। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले लोग इसमें जुड़ सकें, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग उसका भी कमेंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट इसमें आप लोग चाहते हैं। दांत का मसूड़ा आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा किस पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इमली में कौन सा अम्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बीएचयू में आ चुका है ये क्वेश्चन जो है वो बीएचयू में आ चुका है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आप लोग इसके ऑप्शन देख लेंगे, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। मेथेनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, मतलब टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मा शेषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन जिसमें होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब उपचयन और अपचयन दोनों ही अगर एक ही अभिक्रिया में होते हैं, एक ही रिएक्शन में होते हैं, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यही इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देंगे, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, सल्फर और डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग देंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड, ठीक है, लेड क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है। जिंक क्या होता है, जस्ता, और कॉपर क्या होता है, तांबा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं या समान क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं,
तो ये कैसे होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों हैं, या अन्य। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम की रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम का रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएचयू का क्वेश्चन है। ठीक है, बीएचयू में आ चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमकदार, मतलब भूरा इसमें प्रकाश निकलता है। आप लोग देखे होंगे कहीं पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 82 क्वेश्चन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में आया था ये, जब आपका CSA ने पेपर बनाया था उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी पिछली साल नहीं, पिछली साल जब बनाया था CSA ने, पिछली बार, तब ये क्वेश्चन आया था। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो चुका है। एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, या चूना पत्थर। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस। आपका 10 सेकंड का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करो जिसका n+1वां पद n+4 है। इसका आंसर क्या होगा? ये श्रेणी का क्वेश्चन है और इसका आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग लास्ट तक टेस्ट देखते हैं, मतलब कितने लोग अपना ये सिलेक्शन चाहते हैं कि इस बार हो जाए। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चल जाएगा कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं, मतलब लास्ट तक अपना टेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे। जो लोग बाद में देखते हैं तो वो भी कमेंट में अपना आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे कि 84 नंबर क्वेश्चन का हमको आंसर देना है, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो वो लोग कमेंट में बताएंगे कि हमको नहीं आया है। ठीक है, तो हम अगले टेस्ट में इसको सॉल्व करा देंगे। अगला क्वेश्चन 85, श्रेणी 15, 11, 7 के कितने पद लें कि योग 36 हो जाए? इसमें से इसके कितने पद लें कि योग 36 हो जाए? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। आप लोग, जिन लोगों को आता है वो लोग करेंगे, और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग हमारे साथ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन वाइज टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन वाइज कैसे टिक लगा सकते हैं? आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब इसका जो है अंतर कितने का है। 15, 11, 15। ठीक है, 11 मतलब 4 कम हो गया, फिर 4 कम हो गया 7, फिर 4 कम हो गया, तो आपका कितना बचेगा? 3। ठीक है, और इसमें से फिर 4 कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, अब आप लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहले 4 ऑप्शन है एक, तो 4 आप लोग इसके पद ऐड कर दीजिए। एक 15, एक 11, एक 7 और एक 3। तो 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 15 आपका 36। तो इसमें टोटल योग कितना पूछा है? 36। कितने पद जोड़ लें कि इसका योग 36 हो जाए? तो 4 पद। इसका आंसर आपका 4 सही हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 6, 12, 24 का 7वां पद क्या होगा? 3, 6, 12, 24 इसका 7वां पद क्या होगा? तो आप लोग इसमें निकाल लेंगे ए। ठीक है, an = a +
n-1 इंटू डी। एक तो तरीका इसका ये है, ऐसे निकाल सकते हैं, और एक तरीका इसका क्या है, जैसे सातवां पद अगर कोई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+6d। ठीक है, a+6d। तो a तो आपको पता ही है 3 और +6d। 6d कितना आ रहा है आपका, तो d आपका आ रहा है 3 और 3×6 = 18 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और 3 21। ठीक है, इसका नन ऑफ दीज आंसर ऐसे आ रहा है। और वैसे अगर आप लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग वैसे भी करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे इसका सातवां पद आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे सातवां पद कैसे, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन वाइज भी लगा सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप लोग एक बार बैक करेंगे इसको और उसके बाद देखते हैं। जैसे सातवां पद आपसे पूछा गया है तो 3 6 12, आप लोगों को पता चल रहा है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 दूनी 48। ठीक है, और 48 दूनी 96। ठीक है, और 96 दूनी कौन सा पद पूछा है, सातवां। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब सातवां आप लोग निकाल लो, तो 96 दूनी कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 निम 18 और 1 19, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वैसे इसका आंसर गलत आ रहा था, ऐसे आप लोग करेंगे तो आंसर इसका सही होगा। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन वाइज आप लोग लगाएंगे ऑप्शन से तो इसका राइट आंसर आने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सातवां पद पूछा है आपसे, 4 पद दे रखे हैं तो 3 पद और निकालने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ये कैसे आगे बढ़ रही है सीरीज। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192 दूनी, ऐसे ही आपकी ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 3 और 9 का हरात्मक माध्य क्या होगा। एक समांतर माध्य होता है, एक हरात्मक माध्य होता है। एक समांतर माध्य जो होता है वो a+b/2 होता है। ठीक है, और इसका उल्टा जो होता है वो हरात्मक माध्य होता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, हरात्मक माध्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग 30 सेकंड का टाइम इसके लिए है, आप लोग बताएंगे हमको इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग अभी यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग यहाँ पे अभी सीख लेंगे, और जिन लोगों को आता है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को आ रहा है वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 4.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे यहाँ पे, 2 संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 17/8। ठीक है, मतलब इसका समांतर माध्य कितना है, 17, और गुणोत्तर माध्य इसका 8 है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये संख्याएं आपकी कौन कौन सी होंगी, तो इसका आंसर आपको कमेंट में हमको करना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे जिससे कि हमको ये पता चले कि लास्ट तक कितने बच्चों ने देखा है। हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं, एक 88 है और एक जो अभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं उन लोगों को पता होगा एक कौन सा क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, कमेंट करने हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। ठीक है, आप लोग स्कोर का कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे, कुछ लोग बताते नहीं हैं, अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग, कितना आप लोगों ने सही किया है आज। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं वो आप लोग हमको बताएंगे। और अगर आप लोग इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप लोग उसका भी कमेंट करेंगे। और कल सुबह आप लोग के लिए TKPL का पहला मैच आ रहा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, सुबह 8 बजे और शाम को सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, इसका टाइम कल क्लास का कितना टाइम है, सुबह 8 बजे है और शाम को आपका 11 बजे। ठीक है, मतलब ये उल्टा हो गया, आपका सुबह तो 11 बजे है। ठीक है, और शाम को आपका 8 बजे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें और
लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और ये टेस्ट जो हो गया इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।